नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एशियन मार्केट्स में तो कुछ कॉशियस शुरुआत होते हुए दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी 35-36 अंक नीचे है। अच्छी बात यह है कि जापान के बाजार जो निकेई है उसमें हमने कुछ नेगेटिव लेवल पे कुछ समय पहले तक हम ट्रेड देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि लाल से वो हरे निशान में तब्दील हो गया, थोड़ा चढ़ने की कोशिश हो रही है। सपाट कारोबार। याद रखिए, चीन के बाजार आज और कल बंद रहने वाले हैं टूम स्वीपिंग डे के उपलक्ष्य पर, तो मार्केट में थोड़ा एक्टिविटी एशियन स्पेस में कम देखने को मिलेगी। बाकी बाजार भी जो खुले हैं वो सपाट है। बड़ा ट्रिगर कच्चे तेल से है, जिसमें पिछले हफ्ते 13% की वीकली क्लोजिंग डाउनवर्ड क्लोजिंग दिखी थी और आज भी दबाव के साथ ही हो रहा है कारोबार। तो क्या क्या अपडेट्स हैं, पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल डेफिनेटली अच्छी खबर है, लेकिन अगर ग्लोबल पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए क्या कुछ हुआ है और इस हफ्ते कहां रहेगी नजर? एक्शन अच्छा ही है नेहा, कुछ खराब वाली खबर या कुछ ऐसा खराब ट्रिगर ओवर द वीकेंड हुआ नहीं, बल्कि अच्छा ही मूव रहा है। एक तो जो रशिया ने कहा था कि अब वो सिर्फ कुछ यूक्रेन में फोकस करेंगे, वो एक्चुअली आपको होते हुए दिख रहा है। उनकी आर्मी विड्रॉ कर रही है। तो एक जो रिस्क बना हुआ था बाजार में इस युद्ध को लेकर, वो लगातार कम होते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका इंपैक्ट ऑफकोर्स हमने कच्चे तेल पर भी आते हुए देखा, जैसे आप बता रही थी। थोड़ी देर में मैं आपको उस पर डिटेल्स भी देता हूं। इसके अलावा जो बाकी ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं वो भी अच्छे ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ खराब बाजार में दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते की बात करें, क्योंकि नया महीने की शुरुआत है, तो सभी देशों से आपको अपडेट्स काफी सारे आते हुए दिखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, ओवर द वीक इन्फ्लेशन डेटा आएगा, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। तो उस लिहाज से अब बाजार का फोकस इन सब चीजों पर ज्यादा शिफ्ट होगा। युद्ध का जो प्रीमियम है वो, या रिस्क जो युद्ध का बना हुआ था, वो थोड़ा बाजार में कम होते हुए दिख रहा है। फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी आएंगे, तो और पता चलेगा कि आगे की सोच फेड की क्या बन रही है। शुक्रवार को यूएस मार्केट्स का एक्शन देखें तो उतार चढ़ाव के बीच हल्की बढ़त हमने होती देखी। 140 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ। हालांकि 300 पॉइंट की रेंज में हमने पूरे दिन वहां पर कारोबार होते हुए देखा है। स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन था। जो रसल 2000 है वो करीब 1% ऊपर रहा। मार्च महीने का जॉब्स डेटा आया, वो अच्छा रहा। लगभग 4.25 लाख जॉब्स जोड़ी गई हैं। बेरोजगारी गिरकर 3.6% पर है, अनुमान से बेहतर। तो ये एक जो ट्रेंड बना हुआ है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन लगातार इंप्रूव हो रही है, वो तो दिख ही रहा है। और अब अनुमान लोग यही लगा रहे हैं कि अगली फेड बैठक में 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा। बट कहीं ना कहीं ये बाजार ऑलरेडी इसके लिए एडजस्ट कर चुका है। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में हमने खरीदारी देखी, हालांकि बैंक्स और एनर्जी शेयर्स पर दबाव दिखा। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 2.4 के आसपास स्टेबल होती हुई दिख रही है। साप्ताहिक तौर पर पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार एकदम सपाट रहे। थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा था, बट ओवर द वीक एकदम फ्लैट रिटर्न्स आते हुए दिखे। यूरोप में भी आपने कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होते हुए देखा। पर अब बात करते हैं तेल की, जिसके बारे में आप मेंशन कर रही थी। आज सुबह अच्छी बात है, अब तो 99 के नीचे WTI आ रहा है, 104 के नीचे ब्रेंट आते हुए दिखा है। तो बहुत ही बड़ी राहत है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। पिछले हफ्ते जैसे आपने बताया 13% कच्चे तेल में गिरावट आई, जो 2 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। यानी कि अप्रैल 2020 कोरोना काल से, जब सबसे बुरा तौर कोरोना काल का चल रहा था, तब इतनी बड़ी हमने गिरावट देखी थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा कूल ऑफ आया। ऑफ कोर्स तब के प्राइसेस अब के प्राइसेस आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एक राहत की बात है। जो 140 का पीक बना था, वहां से हम 110 के करीब काफी समय कंसोलिडेट करा, और अब $100 के करीब ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। WTI तो ऑलरेडी उसके नीचे है। तो बाजार इससे भी काफी राहत के संकेत एटलीस्ट फॉर द मोमेंट ले रहे हैं। सोने में भी ठीक ठाक एक्शन रहा। डॉलर में आपने थोड़ी खरीदारी आती हुई देखी। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, जो थ्रू द वीक और फिर ओवर द वीकेंड कोई ऐसी नेगेटिव खबर या बड़ी खबर नहीं आई है जिसकी वजह से मूड माहौल बिगड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो ग्लोबल अपडेट रखने के लिए। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था शुक्रवार को क्लोजिंग डोमेस्टिक मार्केट्स की अच्छी हुई थी, हरे निशान में हुई थी। आज भी चलिए वही उम्मीद करके चलते हैं, फिंगर्स क्रॉस देयर। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। तो पिछले हफ्ते लगातार कुछ दिनों तक हमने देखा कि अच्छी खरीद बनी है कैश स्पेस में FIIs की तरफ से, और शुक्रवार के भी आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 1900 करोड़ से अधिक की खरीद हमने कैश स्पेस में FIIs की तरफ से देखी। बिकवाली थोड़ी DIIs की तरफ से आई, 184 करोड़ के आसपास। और FNO स्पेस में हमने देखा है 3500 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने आते हुए FIIs की तरफ से देखी है। तो चलिए, जिस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं FIIs की खरीद बिक्री के आंकड़े या फिर ग्लोबल संकेत, इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, कच्चे तेल की तरफ से अच्छी खबर है। एफआईआईज की लगातार हम कुछ दिनों से खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। सर कैसा मूड माहौल रहेगा, क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत तो शुरुआत करने के लिए अच्छे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी जैसा आपको कमजोरी के साथ 50-60 फुट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ बंद हुए हैं। कच्चा तेल आपका बहुत कंफर्टेबल रेंज में है। एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं। बाजार इस पूरे रनअप के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर बंद हुए हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको लाल निशान में ही शुरुआत चाहिए। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कमजोरी की तरफ आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए। 50, 60, 70 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे है, तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। ज्यादा अगर डाउ फ्यूचर्स कमजोर होते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ना मुश्किल होगा। और दूसरा जो है वो इस हफ्ते की शुरुआत के लिहाज से एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज को ध्यान में रखना है। 17,600, 17,800 ये आखिरी बाधा है निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिहाज से। तो अगर हमें कहीं रुकना है ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, तो यहीं पर रुकना है। एक बार 17,800 को पार करके निफ्टी टिक गया और बंद हो गया, फिर बाजार एफआई की तरफ वापस से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक थोड़े से कंजेशन जोन के आसपास है। एफआई के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में 71% के आसपास बनी है, तो हो सकता है थोड़ा सा इंडेक्स में मूवमेंट आपको कम होता हुआ नजर आए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन पूरा आज इस हफ्ते से बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में सही सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की सोच सकते हैं। इमीडिएटली वैसे देखा जाए तो आज के लिए 17,600 सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे की तरफ जो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है वो है 17,475, 17,550। मजबूत सपोर्ट जोन है, थोड़ा दूर है, लेकिन चूंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का रनअप आया है, सपोर्ट जोन आपके लिए नीचे की तरफ आता दिख रहा है। ऊपर की तरफ एक बार 17,700 को पार करके टिके तो 17,775, 17,875 ये निफ्टी का अगला टारगेट होगा ऊपर की तरफ, जिस पर आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बैंक निफ्टी। 37,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ने भी एक मजबूत क्लोजिंग दी है, कोई डाउट ही नहीं है। इमीडिएटली 36,800, 36,900 सपोर्ट निकल करता है। मैं थोड़ा सा दूर का सपोर्ट देना चाहूंगा आपको, वो है 36,425 से लेकर 36,625। ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर अब बहुत मजबूत सपोर्ट है, जहां से बड़ा ब्रेकआउट मिला है। और एक बार 37,300, 37,500 की रेंज को पार करके बैंक निफ्टी ऊपर निकला, तो अगला जो बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनेगा वो 37,750 से 37,975 का निकल कर आता है। इस पर आपको फोकस करना है। तो सीधा सा हिसाब है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना खरीदारी का मौका होगा। सिर्फ डाउ फ्यूचर्स बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच। कुछ अच्छी खबर आपने बताई है एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि जब नीचे थोड़ा मार्केट अगर कमजोर खुले तो वहां पर हमारे दर्शकों को खरीद का मौका डेफिनेटली मिले। रिपीट कर देती हूं लेवल, निफ्टी में 17,475, 550 एक मजबूत सपोर्ट लेवल का काम करेगा। 17,775, 17,875 ये एक अपर बैंड आज साबित होगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में 36,725, 625 ये एक लेवल है जो आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी। वहीं अपसाइड में 37,750 और 37,925 ये एक अपर बैंड रहेगी, जिसमें आपको बैंक निफ्टी में कमाई का मौका मिलेगा। चलिए, ये तो बात हमने ब्रॉडर मार्केट्स की कर ली, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज में एक्शन कम नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो पिछले हफ्ते से भी हैं, उन पर भी आज मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स में, सेक्टर्स में होगा फोकस। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा लंबा ये लिंक आपका होने वाला है, क्योंकि एक तो हमने ऑटो कंपनियों के मंथली अपडेट्स आते हुए देखे हैं। टू व्हीलर कंपनियों के मार्च के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, बिक्री कैसी रही है, क्या अपडेट है कंपनीज का? या एक तो जैसे अगर मार्च ऑटो सेल्स के जो नंबर्स है उसमें सबसे पहले जैसे टीवीएस मोटर्स हैं, जिसका लगभग अनुमान के मुताबिक रहा। अगर कुल बिक्री जो बोले तो वो 3.7 लाख आई है, और वो वाई आधार पर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, और मंथ ऑन मंथ पे 9.5% अप है। और टू व्हीलर की अगर देखें तो उसमें 2.93 लाख आया है नंबर ऑफ सेल्स, और वो अप है मंथ ऑन मंथ 9.5%। वहीं अगर हीरो मोटर की बात करें, वहां पर भी थोड़े एस्टिमेट से अच्छे नंबर हैं। कुल बिक्री जो है वो 4.5 लाख की है, जो अप है मंथ ऑन मंथ पे 25.7%। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो टोटल 34,000 के आसपास है, जो कि अप है 28.4% मंथ ऑन मंथ पर। अब मारुति सुजुकी का भी प्रोडक्शन डेटा आया है मार्च का, जिसमें टोटल प्रोडक्शन हुआ है 1.63 लाख का, जो है अप डाउन है 3.6% मंथ ऑन मंथ पर। और अगर वाई आधार पर देखें तो यूनिट उसमें भी घट के आई है। बिजनेस अपडेट्स भी हैं कुछ,
जिसमें HDFC है, जिसमें Q4 FY 2022 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, जिसमें Q4 में डिविडेंड की ग्रॉस इनकम 128 करोड़ आई है, जो कि ज़्यादा है YOY पे 15.3%। और अगर Q4 में आप रिटेल होम लोन का देखेंगे तो वो 8367 करोड़ आई है, जो कि YOY अप है 11.5%। उसी के साथ ही कुछ और बिजनेस अपडेट्स भी हैं, जिसमें HDFC बैंक है, जिसमें Q4 FY 2020 का उसमें भी अपडेट आया है, जिसमें कुल एडवांसेस जो हैं वो 13.69 लाख करोड़ आए हैं, जो कि YOY 20.9% अप हैं और QOQ 8.6% अप है। अगर आप रिटेल लोन्स को देखेंगे तो रिटेल लोन्स में भी बढ़ोतरी हुई है 15% की YOY, और QOQ देखेंगे तो 5%। और अगर टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो वो लगभग 15.59 लाख करोड़ आए हैं, जो कि YOY 16.8% अप है, और अगर QOQ देखेंगे आप तो 7.8% अप है। जैसे सभी पैमानों पे लगभग उछाल ही दिखाया हमने। डीमार्ट का भी अपडेट आया है, जिसमें स्टैंड अलोन आय 8606 आई है, जो कि YOY पर 17.84% अप है, और मार्च के अंत तक कुल स्टोर कंपनी के जो थे वो 284 हैं। NMDC की अगर बात करें तो NMDC में मार्च में उत्पादन 9% बढ़कर आया है, और ये मार्च में 4.57 MT से बढ़कर 4.98 MT आया है। मॉइल में भी अपडेट है, जिसमें कंपनी का FY 22 में टर्नओवर 22% बढ़कर आया है, और पिछले साल के टर्नओवर के मुताबिक पिछले साल 1177 करोड़ था, और अब जो बढ़ा है वो 1436 करोड़ हुआ है। ये तो सारे सिर्फ बिजनेस अपडेट्स और नंबर अपडेट्स हो गए। अब कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें टाटा पावर, आप ध्यान रखिएगा, टाटा पावर पर NTPC, CESC, IEX, इन कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर है पावर कंपनीज के लिए, क्योंकि CERC जो एक्सचेंजों पर पावर बिक्री की सीमा को ₹20 प्रति यूनिट से घटाकर उन्होंने ₹12 कर दिया है। उसका कारण यह है कि पावर एक्सचेंजों पर मांग बिक्री बोलियों से दुगनी से अधिक हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नोवार्टिस AG के साथ कंपनी ने 450 करोड़ का करार किया है, और इस करार के तहत नोवार्टिस कंपनी को सिडमेस ब्रांड से के अधिकार बेचने के लिए मिलेंगे उसको। अब एक्रेसिल पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें यूके की कंपनी स्टाइमर टेक्नोलॉजी को कंपनी ने खरीद लिया है, और ये 110 करोड़ में इसको खरीदा है। PVR पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 9 नो प्रॉपर्टीज, जिसमें 23 स्क्रीन का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, और सिनेलाइन इंडिया के साथ लीज की तारीख पूरी हो चुकी थी और उसे रिन्यू नहीं किया गया है। हिंडाल्को, वेदांता और नेल्को पे भी ध्यान रखिएगा, जिसमें LME ने एक्सचेंजेस पर रूस के बेस्ट मेटल्स की बिक्री रोकी गई है, जिसमें एल्यूमिनियम और नोरेलिक्स के कॉपर बिक्री पर भी रोक लगी है। जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, BSL उन पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्पेशलिटी स्टील PLI स्कीम में सरकार कर सकती है बदलाव, और कुछ नए ग्रेड, नए उत्पाद जोड़े जा सकते हैं। 6322 करोड़ की स्कीमों में कंपनियों ने 30 अप्रैल तक इसमें पार्ट लिया है। IGL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें PNG के दाम में 5.85 की बढ़ोतरी की है, जो कि 16.5% की ज्यादा बढ़ोतरी है, और 24 मार्च को कंपनी PNG के दाम बढ़ाए थे। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ अरमान ने बताया कि ऑटो कंपनियों का अपडेट क्या रहा है, अलग अलग कंपनियों के बिजनेस अपडेट कैसे रहे, ऑफ कोर्स किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन रहेगा, जहां पर आपको कमाई का मौका मिल सकता है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। चलिए जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग आज MCX में खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 1420 का स्टॉप लॉस, 1491 का टारगेट। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह है कि आप कजारिया सेरेमिक्स खरीद के चले, 980 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1050 का टारगेट रहेगा। एक्सिस सिक्योरिटीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदने की रिकमेंडेशन है, 1181 के पास, स्टॉप लॉस 1160, टारगेट इस स्ट्रैटेजी के लिए 1215 का है। वहीं सेल को खरीदने की रिकमेंडेशन आ रही है, टारगेट 108 से 110 के आसपास का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी में 99 रुपए के पास लगाकर चलना है। चलिए, सोमवार सुबह बाजार में आपके लिए क्या रणनीति होगी, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, किन स्टॉक्स में उन्हें कमाई के बेहतरीन मौके दिख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बीता हफ्ता खासतौर से शुक्रवार की क्लोजिंग अक्रॉस द बोर्ड हमने मार्केट में अच्छी देखी, आज कहाँ नजर रहेगी, कैसे होगी कमाई? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए, पिछला सप्ताह बहुत ही बेहतरीन था। पिछले सप्ताह FNO की एक्सपायरी के चलते एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, और मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से फ्राइडे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, 17,600 के पार निफ्टी निकलता हुआ नजर आया था। जो मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रांग है, हालांकि थोड़ा सा पॉज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है।
18,000 की ओर हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं अप्रैल सीरीज में बहुत जल्द। तो इमीडिएट बेसिस पे 17,800 के टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए और इसके लिए जो स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है वो होगा 17,580 का। हालांकि इन लेवलों पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी गिरावट हो तब यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे और 17,800 इमीडिएट बेसिस पे, उसके बाद 18,000 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वही बैंक निफ्टी की ओर अगर आप नजर डालें, देखिए बैंक निफ्टी में काफी लंबे समय बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था और बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। 38,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशन तौर पे यहाँ पे टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए। 36,600 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर गिरावट हो तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो बात आपने इंडाइसेस की कर ली निफ्टी बैंक निफ्टी में, जहां दोनों में आपको खरीद के मौके दिखाई दे रहे हैं। नीलेश जी, ये बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है, कहां पर कमाई के मौके आपको दिख रहे हैं? दोनों ही स्टॉक खरीदारी के हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को। इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था फ्राइडे के सेशन में। 778 का इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे 810 के टारगेट के लिए। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है जुबिलेंट फूडवर्क। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 2800 तक के टारगेट के लिए 2680 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड जुबिलेंट फूड दोनों में ही खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये तो आपने दो कंपनीज के बारे में बात की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसमें तो हमने पिछले हफ्ते भी अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से बहुत बेहतरीन रणनीति आते हुए देखी है। हैविंग सेड सो, कच्चे तेल की कीमतें हैं वो अब गिरती चली जा रही है। इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। एनर्जी स्पेस के लिए, ऑयल एंड गैस ओएमसी स्पेस में आपको आज कोई कमाई का मौका नजर आ रहा है? बिल्कुल नेहा जी, जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बढ़त वहां पे देखने को मिली, तो उसके लिए बीपीसीएल ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा। एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों ही इनफैक्ट काउंटर होंगे जहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो बीपीसीएल स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी 4% का मूव हम देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन तौर पर हमें ये पसंद आता है, 400 के पार बीपीसीएल जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। साथ ही साथ एचपीसीएल भी पसंद आता है। हालांकि पावर कंपनीज के लिए जैसे कि मैं आपको सुन रहा था, थोड़ी सी नेगेटिव खबर जरूर है। वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वहां पे अभी फिलहाल कोई खरीदारी से वहां पे स्टॉक नजर नहीं आते, बट टाटा पावर को ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर न्यूज के चलते वहां पे गिरावट होती है तो उसे खरीदारी करके चला जा सकता है, वो भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी स्टॉक्स है और गिरावट पे खरीदारी के मौके टाटा पावर में ढूंढे जा सकते हैं। और बीपीसीएल एचपीसीएल यहाँ पे तो डेफिनेटली एक पेट्रोल प्राइसेस के लगातार बढ़ती कीमतों के चलते हमें यहाँ पे एक खरीदारी करने की सलाह दे सकते हैं हम। पॉइंट टेकन। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी धमाकेदार रणनीति और सुझाव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझ लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अमित, चौतरफा बिकवाली हमने कमोडिटी स्पेस में बीते हफ्ते बनते हुए देखी है। आज की भी बात करें तो कच्चा तेल नीचे ही खुला है, सोना चांदी सपाट है, चुनिंदा मेटल्स ही कुछ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। तो कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं, क्या किया जाए आज? जी, काफी उठापटक हमने कच्चे तेल में देखी, क्योंकि जब जो बाइडेन का जो बयान आया कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे का रिलीज होगा, उसके बाद प्रेशर डेफिनेटली देखने मिला है। लेकिन एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग की जरूरत है। तो इन लेवल से यानी 7,400 के करीब की जो सपोर्ट है वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे सकता है, इसलिए यहाँ से खरीदारी की जा सकती है और इमीडिएट तौर पर 7,680 से 7,700 तक एमसीएक्स पर टारगेट लिए जा सकते हैं। सोने चांदी में क्या करें, क्योंकि कीमतें दबी हैं? ऑफ कोर्स सेफ हेवन अपील कम हुई है, लेकिन क्या ये खरीद का मौका है? जी, हमने एक मिक्स्ड नॉन फार्म पेरोल डेटा देखा है, जहाँ पर हेडलाइन जो नंबर है वो कम आया है, जिसके चलते निचले स्तरों पे गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। और क्योंकि हमने एक करेक्शन देखी है तो यहाँ से एक बार खरीदारी का मौका बन सकता है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे बेसिस बाइंग की जा सकती है। ओके, चुनिंदा मेटल्स बीते हफ्ते चढ़ने में कामयाब रहे हैं तो कहीं आपको कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं जिंक में, लेड में या फिर निकेल एल्यूमिनियम में? जी, मेरे हिसाब से जिंक में ही जो एक ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। पोजिशनल बेसिस पे 345 के ऊपर तेजी बनी रहेगी और अपसाइड में 370 के जो पिछले हाई से रीटेस्ट हो सकते हैं।
शॉर्ट टर्म बेसिस 352 के ऊपर जिंक पॉजिटिव लग रहा है और 363 तक का टारगेट लिया जा सकता है। ओके अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहां ध्यान रखने की जरूरत है, कहां मिलेगा कमाई का मौका। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है FIR, ये हम आपको बता देते हैं। एशियन पेंट्स पर रिकमेंडेशन निकल कर आई है सिटी की, उन्होंने अपना जो स्टैंस है न्यूट्रल रखा है, टारगेट 3615 का दिया है। सिमिलरली JP मॉर्गन, उनकी एशियन पेंट्स पे जो सलाह है वो है कि उन्होंने अपना स्टांस ओवरवेट रखा है और टारगेट इस स्थिति में 3300 के पास दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया।